हेलो बच्चों, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज का यह वीडियो लेक्चर मैं बीएससी के बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं। हम लोग आज 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में के बारे में चर्चा करेंगे। 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपको बीएससी के पार्ट 1 में लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे। तो उसमें हमारा एक टॉपिक है, वो सर्कल चैप्टर है, जो मैं आज डिस्कस करूँगा। तो देखिए, हमें सर्कल में बच्चों जो डिस्कस करना है, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको बोलूँ तो इसमें क्या है। सर्कल की इंट्रोडक्शन, सर्कल शुरू करने से पहले कुछ शब्द को मैं आपको समझा दूँ। जैसे एक वर्ड होता है कोऑर्डिनेट में, लोकस, जो आपको हर एक चैप्टर में देखने को मिलेगा, या यूँ कहें कि बहुत सारे सवालों में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। तो लोकस के मायने क्या होते हैं बच्चों? तो यह एक ज्योमेट्रिकल पाथ को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि अ पाथ ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट, अ पाथ ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट अंडर some geometrical condition is called locus, मीन्स हम कह सकते हैं दैट इज लोकस क्या है। तो इट इज़ ए ज्योमेट्रिकल पाथ, इट इज़ ए ज्योमेट्रिकल पाथ। मीन्स एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जो अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन पे ड्रॉ किया गया हो, उसे हम लोकस कहते हैं बच्चों। जैसे सिंपलेस्ट लोकस जो हमारा दिखता है वो हमारा है, वो लाइन का है, जो एक कंडीशन, जो सिंपलेस्ट कंडीशन पे ड्रॉ किया जा सकता है। या फिर आप सर्कल को कह लें तो यह भी एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन के बेसिस पे ड्रॉ किया जाता है, जो डेफिनेशन में भी आपको पता लग जाएगा। तो ये भी हमारा लोकस है। लेकिन यदि एक ऐसा पाथ जिसमें कोई कंडीशन ही ना लगता हो, जिगजैग पाथ आप जिसे कह सकते हैं, तो यह लोकस नहीं कहलाएगा। यह पाथ जरूर है, बट इट इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिकल पाथ, दैट्स वाई it is not called locus. This one be a locus, simplest locus, and this one is also called a locus. तो ये था हमारा लोकस, जो आपको जानना चाहिए, खास करके बीएससी के बच्चों को, लोकस क्या होता है। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी भी टॉपिक को जब आप बच्चे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले वो लोकस से ही स्टार्ट होता है। हमें यह वर्ड वहाँ यूज़ करना होता है। जैसे कि अब मैं सर्कल की तरफ बढ़ूँ, तो सर्कल आप देखे हो कि जो सर्कुलर पाथ है हमारे चारों तरफ जो घेरा होता है, जैसे आप देखे होंगे औरतों को चूड़ियाँ पहनते हुए, या बहुत सारे बर्तनों का जो शेप आप देखते हो ऊपर साइड, वो हमारा सर्कल के आकार का होता है। यही तो हमारा सर्कल है। इसे यदि हम डिफ़ाइन करना चाहें बच्चों, तो डिफरेंट क्लास में यह डिफरेंट तरह से डिफ़ाइन किया गया है। बट अभी जो आप बीएससी के स्टैंडर्ड में आएंगे, तो इसे डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं वह देखें। मीन्स हम सर्कल को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ द लोकस। देखिए यहाँ पे भी लोकस वर्ड आपको आ गया है। जैसे आप डेफिनेशन लेंगे सर्कल का लें, या किसी और भी शेप का आप जब डेफिनेशन लेंगे, तो यह वर्ड आपको अपने आप आ जाना है। तो डेफिनेशन में क्या है, सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच moves in such a way that its distance, जो यहाँ कंडीशन आएगी, its distance from a fixed point is always कांस्टेंट। क्या कहा मैंने? इट इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट, जो कंडीशन है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मीन्स आपके प्लेन में एक ऐसा पॉइंट होगा जो हमारा फिक्स्ड होगा, और यह एक मूवेबल पॉइंट होगा, और वो इस तरह से मूव करेगा कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, वो हमेशा बराबर होंगे। तो यदि ये स्ट्रेट जाएगा तो यह डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस डिस्टेंस को कांस्टेंट होना है, दैट मीन्स यह
इस तरह से मूव करेगा। तो देखिए यदि इस तरह से मूव करता है तो इसकी डिस्टेंस जो है वही रह जाएगी, ये हमारा डिफरेंट नहीं होगा। ये मान लीजिए r डिस्टेंस है और ये हमारा जो पॉइंट है यह फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट। और यह जो पॉइंट है जो मूव कर रहा है, जिसे आप P से इंडिकेट कर सकते, पी एक्स कॉमा वाई, जो मूव करके यहाँ तक आ रहा है, तो ये इसे आप कहेंगे मूवेबल पॉइंट, मूवेबल पॉइंट। और ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, दिस वन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। तो कंडीशन यह है कि इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहनी है। तो यहाँ से इस डेफिनेशन से जो इसका इक्वेशन निकलेगा वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं एक बार और बता दूं कि जो सर्कल की डेफिनेशन होती है उसमें एक वर्ड ये आता है लोकस, जो हमें अच्छे से अंडरस्टूड होना चाहिए कि लोकस है क्या। तो यह तो एक ज्योमेट्रिकल पाथ है जो मैंने पहले समझाया। तो जब आप डिफाइन करेंगे तो क्या होगा कि इट इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। मीन्स यह इस तरह से मूव करेगा कि इसकी फिक्स्ड पॉइंट से जो दूरी होगी वह हमेशा क्या होगी, तो बराबर होगी। तो आप इसे नोट डाउन कर लें बच्चे, यह आपको काम आएंगे। बीएससी के बच्चों को एकेडमिकली ये सारी बातें रहनी चाहिए माइंड में, ताकि वो कभी भी जब सवाल जवाब किया जाए तो उसकी जवाब दे सकें आराम से। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब यदि मैं इसके इक्वेशन की तरफ बढ़ूँ तो जो इसका हमारा कंडीशन आया है उसी से इसकी इक्वेशन आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। तो अब आप आगे देखें इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। तो जो इक्वेशन हमें बनेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो जो कंडीशन था कि मूवेबल पॉइंट का फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं यदि यह मूवेबल पॉइंट P है और यह कांस्टेंट पॉइंट हमारा O है, तो OP इज इक्वल टू आ जाएगा बाय डेफिनेशन, यह हमारा कांस्टेंट होगा R कांस्टेंट, ठीक है, बाय डेफिनेशन। अब यदि मैं इसे आगे देखूं तो दिस इम्प्लाइज जो डिस्टेंस फार्मूला होता है जो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है बच्चों, तो वो हो जाएगा हमारा, यदि ये फिक्स पॉइंट आप अल्फ़ा बीटा लेकर चलते हैं, आप ओ को अल्फ़ा बीटा यहाँ पे फिलहाल मान सकते हैं चाहे तो। ओ का जो कोऑर्डिनेट है, ओ कोऑर्डिनेट इज़ अल्फ़ा बीटा हियर, ठीक है। देन द डिस्टेंस फ्रॉम अप्लाइंग अप डिस्टेंस फार्मूला वी गेट ओ पी इज़ एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू आर। बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा एक इक्वेशन आता है जो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इस फॉर्म में जब भी बच्चों आपको इक्वेशन दिखे तो समझ लीजिएगा वह सर्कल का इक्वेशन है, वो ज्योमेट्रिकली सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके आगे देखें हम कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो आपको यहाँ पे समझा दें। कुछ नोट पॉइंट आपको आएंगे। तो पहला नोट पॉइंट आप देखेंगे, व्हेन वी कंसीडर अल्फ़ा बीटा दिस, जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, यदि मैं इसको 0 0 ले लूँ, ठीक है, तो पुट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0 0, तो जो इक्वेशन आपको बनेगा, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स माइनस 0 हमारा x हो जाएगा, y माइनस 0 y हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन ऑब्टेंड होगा बच्चों, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। बाय डेफिनेशन से तो हमारा इस फॉर्म में आएगा, जो फॉर्मेट होगा सर्कल के इक्वेशन का वो हमारा ये होगा। और जब हम इसको ध्यान से देखें, एनालाइज करें और अल्फ़ा बीटा को हम यहाँ पे 0 0 पुट कर देंगे तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाता है। अब ये तो हमारा पहला नोट है। सेकेंड नोट आप देखेंगे बच्चों, तो जब जनरल इक्वेशन की हम बात करें, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो किस रूप में आएगा वो आप देख लें। वो आ जाता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये x में भी क्वाड्रेटिक होगा और y में भी क्वाड्रेटिक होगा। बाकी जो सारे टर्म्स होंगे वो हमारे
कांस्टेंट हो जाएंगे और वो हमारा सी के फॉर्म में आएगा। तो ये हमारा x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0, ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाता है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, x² + y² = r²। अब देखेंगे कि यदि हमारा कोई इक्वेशन जनरल फॉर्म में है तो हम यहाँ से इसका सेंटर कैसे निकालेंगे और इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे। जैसे इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो अल्फ़ा बीटा हमारा क्या है, तो वह हमारा सेंटर है और आर रेडियस है। तो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता दूं आगे। सो देखिए, आप इसे चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके काम आएंगे। एक अच्छा सा नोट आपका कंप्लीट हो जाएगा और एकेडमिकली आपको रिवीजन करने में और एग्ज़ाम देने में काफ़ी मदद हो जाएगा। और आप अपने वीडियो आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो जाए। अगला आर्टिकल हमारे पास में है टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस। टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। तो देखिए बच्चों, यदि हमारे इक्वेशन इस फॉर्म में है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0, तो यहाँ जो हमारा सेंटर होगा वो हमारा सेंटर जो है वो आपको 2x का जो कोफिशिएंट है g और 2y का जो कोफिशिएंट है वह f है और इसके साथ आप माइनस लगा देंगे तो ये डायरेक्ट आप इसका सेंटर लिख सकते हैं। और जो रेडियस यहाँ पे निकालने का हमारा फॉर्मूला बनता है, जब आप कंपेयर करेंगे इसको डेफिनेशन के साथ तो आ जाएगा g² + f² - c का रूट अंडर। तो इस पर क्वेश्चंस कर लें तो हमें ईजिली समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चंस हमारे पास में है, कहता है फाइंड सेंटर एंड रेडियस, center and radius of the circle x² + y² + 4x - 6y - 1 बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, तो आप कंपेयर कर लें। जब इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो x² की जगह पे x² है, y² की जगह पे y² है। बस यह देखिए कि 2g के जगह पे हमारा 4 है। तो हियर 2g = 4 और 2f की जगह पे आपको -6 है। 2f = -6 और c हमारा -1 है। कंपेयर करके देख लें तो यहाँ से जो हमारा g आएगा वो आपका 4 आ जाएगा। g = 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4/2 2 आएगा और f = -3। तो जो सेंटर बनेगा तो देयरफॉर सेंटर हमारा होता है -g और -f, जो ऊपर मैंने बताया है सेंटर। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे g की वैल्यू रख दें 2, तो इट बिकम्स -2, -f है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 3 आ गया। और जो इसकी रेडियस आप निकालेंगे जब, तो रेडियस के लिए मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला क्या बताया है, √g² + f² - c। तो ये आपको आ जाएगा g²। तो g आप देखें 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस f² तो -3 का स्क्वायर और -1 आ जाएगा क्योंकि हमारे फॉर्मूले में -c है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 9 13 और -1 ये √14 आएगा। तो √14 यूनिट्स इस सर्कल का जिसका हमें रेडियस निकालना था उसका ये रेडियस आ गया और सेंटर जो है इसका वो -2 और 3 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस यदि आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव आता है तो आप इजीली बना सकते हैं इस फॉर्मूले को, यदि आप ध्यान में रखते हैं तो अब आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। मैं चाहता हूं कि एक अच्छा सा नोट्स आपका तैयार हो जाए। मैं कंप्लीट आपका जो सर्कल का टॉपिक है वो बीएससी में किसी भी यूनिवर्सिटी का यदि सिलेबस है तो वो कवर करने की मैं कोशिश करूँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, यही मैं चाहूँगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लें। आगे देखिए अगला आर्टिकल यदि हम देखें तो नेचर ऑफ सर्कल की हम बात करें
तो वो क्या है, अगला आर्टिकल है हमारे पास बच्चों नेचर ऑफ सर्कल। नेचर ऑफ सर्कल, सर्कल की जो नेचर है बच्चों वो डिपेंड करता है उसके रेडियस पे। अब रेडियस यदि रियल है तो आप उसे ड्रॉ कर सकते हो, रेडियस यदि ज़ीरो है तो वह एक पॉइंट सर्कल कहलाएगा, और यदि रेडियस हमारा जीरो से लेस है, अनरियल है, तो वी कांट ड्रॉ द सर्कल। मीन्स कहने का सेंस यह है कि इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू, या यूँ कहें कि पहले आप सर्कल की इक्वेशन लिख लें कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू, क्योंकि कोई भी इक्वेशन आप देखेंगे तो उसका जनरल फॉर्म चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 है, तो इसी फॉर्म में इक्वेशन का जो भी इक्वेशन होगा तो इसी रूप में होगा। तो आप यहाँ से देखें कि जो नेचर ऑफ सर्कल है वो डिपेंड किस पे करेगा, इसका रेडियस पे। तो देयरफॉर रेडियस के आगे रेडियस जो है वो हो जाएगा हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट अंडर। तो इसका मतलब है कि देयरफॉर नेचर ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन the value of g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी। अब कैसे डिपेंड करता है इसको देखिए बच्चों, जब यह पॉजिटिव होगा तो रूट में यह पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर नंबर 1, इफ़ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0 देन radius is real, then radius is real and it is possible to draw, and it is possible to draw a circle, ठीक है। क्योंकि जब वो रियल होगा तो कहीं ना कहीं उसकी लेंथ होगी, और लेंथ होगी तो हम पॉइंट को जो है मूवेबल पॉइंट को मूव करा सकते हैं, और तब हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब दूसरी बात है इसमें बच्चों, यदि इफ़ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 के बराबर है तो इस केस में हमारा क्या होगा, देन रेडियस इज 0, देन रेडियस इज 0, और सर्कल जो होगा इस केस में पॉइंट सर्कल बन जाए, सर्कल कहलाएगा, एंड द सर्कल is called a point circle and the circle is called a point circle, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो हमारे यहाँ पे आएंगे बच्चों कि यदि यह लेस देन 0 आ जाए तो क्या होगा, आप इसे भी नोट डाउन कर लें, आपको काम आएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी डिटेल वे में आपको चीज़ें उपलब्ध करवा दूँ, ताकि आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकें। अब तीसरा केस क्या है सो देखिए बच्चों, थर्ड पॉइंट हमारा है यहाँ पे, इफ़ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, तो देन रेडियस जो है इस केस में हमारा अनरियल हो जाएगा, देन रेडियस इज अनरियल एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए सर्कल। तो हमने देखा जो भी सर्कल के नेचर हैं वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस यदि पॉजिटिव है तो सर्कल रियल होगा, यदि रेडियस 0 है तो पॉइंट सर्कल होगा, और रेडियस यदि लेस देन 0 है तो उस केस में हमारा सर्कल बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम पॉइंट के अंदर तो जाएंगे नहीं, तो इसलिए वह ड्रॉ करना संभव नहीं है। तो ये हमारा इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखिए, जो हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट एक चीज़ हमारा यहाँ पे और आता है, वो हमें समझना है कि जो सर्कल की इक्वेशन है वो आप ध्यान से देखेंगे तो वो सेकेंड डिग्री का है। तो यह बात आप याद रखेंगे कि सेकेंड डिग्री का जो भी इक्वेशन होगा वो हमारा सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, ये बात आपको जानना चाहिए।
आगे यह नोट पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब हम सर्कल की डेफिनेशन देख रहे हैं बच्चों, तो सर्कल की डेफिनेशन से ही हमारा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म आ रहा है, और जो ये टर्म्स आ रहे हैं ये अलजेब्रिक टर्म्स हैं। तो अलजेब्रिक टर्म्स के चूँकि डिग्री डिफाइंड होते हैं, तो हम उस इक्वेशन को देख करके ही समझ रहे हैं कि उसकी डिग्री हमारी 2 है। तो यह बात हमेशा याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारा सेकेंड डिग्री कोनिक है वह क्या है, सेकेंड डिग्री कोनिक, या सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन भी आप कह सकते हैं चाहें तो, सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन, सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन क्या होता है, दैट इज़ ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। जो सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन है बच्चों वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जो सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो यह जो है ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट अ सर्कल इफ़ नंबर 1, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वल होना होगा, a इज इक्वल टू बी होना चाहिए, और सेकेंडली जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है वो एब्सेंट होना चाहिए, मतलब वो 0 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ हम ये कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी 0। यदि ये इन दो कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो सर्कल होगा, क्योंकि यहाँ से भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनने के चांसेस बन जाते हैं बच्चों। तो ये बात भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, खास करके बीएससी के बच्चों को, कि सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन, एक तो ये बात आपको है कि सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन क्या है, तो वो ये जो मैंने लिखा है इतना बड़ा सा, यही सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, और यह सर्कल भी रिप्रेजेंट करेगा, ये हर एक कोनिक को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन एक कोनिक को ही रिप्रेजेंट करेगा, और वह कोनिक 2D का होगा, और वो जैसा भी हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो। इस पर हम और एक वीडियो बना करके आपको सेंड कर देंगे बाद में, वो आप देख लीजिएगा। और अभी तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि सर्कल चैप्टर में कि यह सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है। तो इसके सर्कल रिप्रेजेंट करने की कंडीशन है कि सबसे पहली बात तो ए जो है बी के बराबर होना चाहिए, और यहाँ जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है वो एब्सेंट होना चाहिए, मतलब वह 0 हो जाएगा, तो ही सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज वो सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये आपने देखा कि सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है। अब आगे आइए, जो आगे हमें देखना है वो है, यदि मान लीजिए प्लेन में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए हुए हैं और उससे एक सर्कल पास कर रहा है, तो हम सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। मीन्स अगला आर्टिकल हमारे पास है, सर्कल थ्रू 3 नॉन कोलिनियर, सर्कल थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब सर्कल थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यदि दिए हुए हैं बच्चों, तो मान लीजिए हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो चूंकि जनरल इक्वेशन हमारा क्या है कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब ये हमारा सर्कल की जनरल इक्वेशन है, और यदि मैं यहाँ से इन पॉइंट्स को इनकी वैल्यू g और g, f और c जो ये अननोन्स हैं इनकी वैल्यू निकाल लूँ और फिर से मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। तो यदि आप इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और चूँकि हम मानते हैं कि जो 3 पॉइंट हैं, लेट a x1 y1 comma b x2 y2 and c x3 y3 are 3 non-collinear पॉइंट्स। कहने का सेंस है कि ये सारे के सारे नॉन कॉलिनियर मीन्स एक लाइन में नहीं है, वो डिफरेंट जगह पे हैं, उनसे सर्कल पास कर रहा है।
तो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो चूँकि सर्कल इन पॉइंट से पास कर रहा है बच्चों, तो क्या होगा कि ये पॉइंट इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c बराबर 0, आपको एक इक्वेशन ये मिल जाएगा। फिर ये भी इस पॉइंट सर्कल इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो यह पॉइंट भी उसे सेटिस्फाई करेगा। तो वो आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c बराबर 0। ये थर्ड इक्वेशन है। एंड लास्ट वन इज x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस वन इज 4। तो अब यहाँ देख लीजिए बच्चों कि ये भी कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट हो गए। अननोन हमें g, f और c आ गया। ये 3 इक्वेशन है, हमें इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके g, f और c का वैल्यू निकालना है। और वो g, f और c का वैल्यू जब हमें मिल जाएगा तो हम वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। और आपको मालूम है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। जो प्रोसेस है, आप ये वैल्यू पुट करने का, चूँकि ये कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, 2 4 6 के रूप में आएगा, तो आप इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो रिलेशन g और f के बीच में आएगा। 3 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर रिलेशन g और f में आएगा, क्योंकि c कट जाएगा। तो g और f में हमारा 2 इक्वेशन आएगा, लीनियर इक्वेशन, जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद g और f का जो वैल्यू आएगा, वह वैल्यू इक्वेशन 2, 3, 4 में से किसी में रख दीजिएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो g, f और c की वैल्यू निकालने के बाद हम वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑब्टेंड हो जाएगा। तो बीएससी के लेवल में इस तरह के क्वेश्चंस आपको एकेडमिकली एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, और इसको इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए। मेंस टाइप एग्ज़ाम यदि कहीं देते हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि इक्वेशन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, यदि सर्कल 3 पॉइंट से जो कि नॉन कोलिनियर है पास कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन आप निकालें, तो इस तरह से भी आ सकता है। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो डिटर्मिनेंट आपको फॉर्म से है, तो वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, वो देख लीजिए ध्यान से, बट वो आप यूज़ ना करें। शॉर्टकट तो नहीं कह सकते, वो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा आपके लिए। तो वो देखिए क्या है, डिटर्मिनेंट फॉर्म यदि आप लेंगे तो इक्वेशन हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। आप यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दीजिएगा, यहाँ एक्स लिखिएगा, यहाँ वाई और यहाँ 1 लिखेंगे। और जो पहला पॉइंट है उसको आप यहाँ रखेंगे, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, x1, y1 और 1, फिर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, x2, y2 और 1, फिर x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर, फिर x3, y3 और 1। यह जो डिटर्मिनेंट है ये भी हमारा, चूँकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अननोन x, y और 1, ये हमारे जब इस डिटर्मिनेंट को आप ब्रेक करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा जो 3 पॉइंट से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन यहाँ से आपको ऑब्टेंड हो जाएगी। बट यही है कि ये आपको 4x4 का इक्वेशन डिटर्मिनेंट है। 4x4 कहने का सेंस है 4 रो और 4 कॉलम है, तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक तरीका है इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से निकालने का। एक लास्ट आर्टिकल आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों, वो ध्यान से देखिए, जो हमें काफ़ी मददगार होता है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में, और वो आर्टिकल है इक्वेशन थ्रू डायमीटर, या यूँ कहें कि इक्वेशन थ्रू एंड्स ऑफ डायमीटर। अगला आर्टिकल अपने पास में बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू डायमीटर या एंड्स ऑफ डायमीटर आप कह सकते हो। तो देखिए, जो एग्जैक्टली आप देखेंगे, एक सर्कल हम ड्रॉ कर लें, तो एग्जैक्टली क्या है कि डायमीटर हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल होता है, जो सेंटर से होकर पास करता है। तो मान लीजिए ये ए बी, ए x1 y1, और ये हमारा बी x2 y2 एक एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ दिस सर्कल है। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो मैं आपको इक्वेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ और डिस्कस भी कर देता हूँ आगे। इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, इक्वेशन आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। क्या होगा, तो इज
ये आपको दिया होगा बच्चों, ax1y1 और bx2y2 ये एंड पॉइंट आपको गिवन होंगे। तो आपको सीधा इक्वेशन लिखना है, ये आ जाएगा x माइनस x1 इंटू वाई माइनस y1, फिर प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और इंटू वाई माइनस y2 इज़ इक्वल टू 0। बस ज़रूरत है हमें x1, x2, y1 और y2 की वैल्यू पुट कर देनी है, हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑब्टेंड हो जाएगा। अब ये आता कैसे है, तो एक बार समझिए कि हम जब भी इक्वेशन ऑब्टेंड करेंगे ज्योमेट्री में तो उसके लिए एक मूवेबल पॉइंट होगा, और वो मूवेबल पॉइंट मान लीजिए p, x और y है। तो एक बात आपको पता है, बेसिक नॉलेज सबके पास में होता है कि जो हमारे डायमीटर होते हैं वो सरकमफेरेंस पे, जो सर्कल का सरकमफेरेंस है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब आप इसको मिला देंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये 90 डिग्री का कोण आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। तो जब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, यह जो लाइन बन गया हमारा AP, इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, तो इसकी स्लोप आएगी y माइनस y1 बाई x माइनस x1। अगेन फिर आप इस वाले पे बात करेंगे, ये जो लाइन हमारा आया है वर्टिकल सा दिख रहा है, तो ये BP लाइन है, तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, तो इसकी स्लोप आ जाएगी y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। अब चूंकि ये दोनों ही लाइन हमारे परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट बच्चों क्या आएगा, -1। तो सिंस स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP ये क्या होता है, -1। तो अब आप यहाँ से देख लें, इसकी स्लोप है y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इंटू वाई माइनस y2 बाई x माइनस x2 इज़ इक्वल टू -1। तो अब यहाँ से देखेंगे तो ये y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज़ इक्वल टू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 विथ नेगेटिव साइन आपको आ जाएगा, ये माइनस साइन भी है। अब आप इसे शिफ्ट कर लें राइट से लेफ्ट साइड, तो ये आ जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर 0। तो ये आप देखें कि यदि हमें एंड्स ऑफ डायमीटर मालूम है तो हम उसके इक्वेशन को बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, और भी प्रोसेस है निकालने का, बट यदि ये हमें मालूम है तो हम ईजिली इस फॉर्मूला लगा करके इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेंगे जब हमें डायमीटर का एंड पॉइंट मालूम होगा। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में बच्चों हम इतना ही रखेंगे, फिर इसके आगे भी हमें अभी डिस्कस करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं सर्कल से रिलेटेड और भी बातें अभी डिस्कस करूँगा। तो ये जो हमारे बेसिक हैं, जो इनिशियल है, ये पहला लेक्चर है, आप इसे देख करके अच्छे से समझें और इसका एक नोट कंप्लीट कर लें और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल जाए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में और भी कंसेप्ट के साथ।